जैसा कि आप सभी को पता है, हम हरियाणा सहायक आचार्य 2024 हिंदी साहित्य से क्या है प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें क्या हमने जो हमारी यूनिट थी काव्य शास्त्र, उसमें हमने आपको देखिए 10 क्लासेस दी हैं, जिसमें हमने आपको भारतीय काव्य शास्त्र के संबंध में क्वेश्चन कराए हैं। इसके साथ ही पाश्चात्य काव्य शास्त्री के संबंध में उसमें क्वेश्चन कराए हैं, चाहे उनके विचारों के संबंध में हो, उनके कथन से हो या उनके पुस्तकों से हो। तो जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उनके जो संप्रदाय हैं, जो सिद्धांत हैं, जिनके वो अनुयायी हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या है आपको क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, तो जो हमारा काव्य शास्त्र था वो हमने 10 क्लासेस में ख़त्म कर दिया। ठीक है, यदि आपको उसमें और कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस संबंध में क्या है हम आपको एक क्लास प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो देखिए आज क्या है हम अपनी एक नई इकाई स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, है ना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ेंगे कि कैसे हिंदी का विकास हुआ, ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, कैसे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा आगे बढ़ी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या है यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब कोई साहित्य लिखा जाता है तो किन पद्धतियों पर लिखा जाता है ना। तो मैं एक मोटा मोटा आपको मुँह जुबानी बता दे रही हूँ। अगर बात करें साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों की, तो देखिए हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हैं। याद रखेंगे कितनी पद्धतियां हैं, 4। ठीक, पहली पद्धति कौन सी है आपकी, वर्णानुक्रम पद्धति। अब देखिए इस पद्धति में क्या बताया जाता है कि देखिए इसमें जो रचनाकार होते हैं, ठीक है, उनकी जो पुस्तकें होती हैं तो उनके विषय में कैसे लिखा जाता है, एक वर्ड के हिसाब से लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम मान लें, जैसे अगर का वर्ग से किसी का नाम स्टार्ट हो रहा है, जैसे केदारनाथ हैं, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग क्या है उनका जो रचनाएं हैं, जो साहित्य हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसी हिसाब से रखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आ वर्ड से किसी कवि का नाम हो, ठीक है, तो उसके बारे में जो बायोडेटा है वो पहले दिया जाएगा, है ना, वर्ड के हिसाब से चलना है हमको यहाँ पर, है ना। तो वो सारी चीज़ें। तो अगर बात करें कि इतिहास की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से क्या ये पद्धति उचित है, तो देखिए ये पद्धति उचित नहीं है। अगर बात करें कि वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किन विद्वानों ने किया है, तो देखिए इस पद्धति का प्रयोग आपके गारसा दा तासी और दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर जी ने क्या है अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। ठीक है, एक तो हमारी जो पद्धति हो गई वो हो गई वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरी पद्धति की हम बात करें तो देखिए दूसरी पद्धति जो है हमारी काल अनुक्रमी पद्धति। काल अनुक्रमी पद्धति। अब देख काल अनुक्रमी पद्धति में क्या होता है कि इसमें रचनाकारों का जो विवरण होता है वो जन्म काल के अनुसार दिया जाता है ना। उनकी जन्म तिथि के आधार पर क्या है जो विवरण होता है साहित्य लेखन में, तो उसी हिसाब से कवियों को रखा जाता है। अब बात करें कि काल अनुक्रमी पद्धति के आधार पर किसने रचना की है, तो देखिए इस पर जो रचना की जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक, तीसरी पद्धति को हम देखें तो तीसरी पद्धति कौन सी हमारी? वैज्ञानिक पद्धति। तीसरी पद्धति कौन सी हमारी? वैज्ञानिक पद्धति। अब देखिए वैज्ञानिक पद्धति में क्या है कि इसमें क्या है जो ग्रंथकार होता है यानी कि जो किसी इतिहास ग्रंथ का रचना कर रहा है वो क्या है जितने भी तथ्यों को उठाएगा वो तटस्थ वस्तुनिष्ठ होंगे। जैसा कि शब्द ही देख लीजिए वैज्ञानिक, तो जो चीज़ वैज्ञानिक तरीके से की जाती है तो देखिए उसमें व्यक्तिगत विचारों का कोई मोल भाव नहीं होता, या कहते व्यक्तिगत विचार उसमें आ ही नहीं सकते। ठीक है, अगर व्यक्तिगत विचारों से हम लिखें तो ऐसे तो कोई व्यक्ति किसी कवि को अधिक मानता है तो उसके बारे में वो श्रेष्ठ ही लिखेगा, उसके विपरीत नहीं जाएगा, है ना। लेकिन वहीं अगर हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसकी रचनाओं की विशेषताओं को भी लिखेंगे, क्या उसमें खामियां थी उसको भी लिखेंगे, क्या उसके जीवन में घटित हुआ तो उसकी जो सत्यता है उसके बारे में भी लिखेंगे। ठीक, तो ये होगी हमारी वैज्ञानिक पद्धति यानी कि वस्तुनिष्ठता तटस्थता
वक्ता के द्वारा कोई ग्रंथ लिखा जाए या वैज्ञानिक पद्धति का, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग जिस ग्रंथ में देखने को मिले उसे कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, अब देखिए आपने 3 पद्धतियां देखी, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। लेकिन ये तीनों पद्धतियां अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। अब आप कहोगे सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है? अगर आपने रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा होगा तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? उन्होंने माना है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। देखिए सीधी सी बात है, जैसा हमारे समाज में घटित होता है वही क्या है हमारे साहित्य में उतरता है। ये तो आप सब समझ रहे होगे ना। जैसे आदिकाल में देखिए राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, तो उस समय जो रचनाएं लिखी गई वो अतिशयोक्तिपूर्ण और युद्धों का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें भक्ति काल की तो भक्ति काल में देखिए भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं लिखी हैं, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से भक्ति दिखाई गई हो, चाहे वो प्रेम के माध्यम से दिखाई गई हो, या कृष्ण भक्ति हो या राम भक्ति हो। ठीक है, वही हम बात करें रीति काल की तो देखिए रीति काल में श्रृंगार पर अधिक लिखा गया। ठीक है, श्रृंगार के साथ साथ क्या है स्त्री सौंदर्य पर अधिक लिखा गया। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो जिस काल में जो चीजें घट रही होती हैं तो वही क्या है साहित्य में उतरती हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का मानना क्या है कि जहां समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उस समय क्या वातावरण है, क्या मानसिकता है, अगर उनको मद्देनजर रखते हुए रचनाएं की जाएं तो वो क्या है खुद में वस्तुनिष्ठ होती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें। तो चौथी जो पद्धति है वो इन्हीं विशेषताओं से मिली जुली पद्धति है जिसका नाम क्या है विधेयवाद पद्धति। महत्वपूर्ण पद्धति है, ये ध्यान रखेंगे। विधेयवाद पद्धति, तो देखिए विधेयवाद पद्धति में क्या होता है, इसमें मूल विशेषता ये है कि इस पद्धति के द्वारा जो रचनाएं की जाती हैं उनमें जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा क्षण विशेष पर क्या है विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आप यहाँ पर ये ना समझें कि जाति से तात्पर्य आप किसी जाति विशेष से ले लें। ठीक है, यहाँ पर जाति से तात्पर्य ये है कि किसी समुदाय को ले लेना, जैसे स्त्री जाति हो गई, पुरुष जाति होगी, ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। वातावरण कि उस समय क्या माहौल था, क्या चल रहा था, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको आदिकाल की, भक्ति काल के, रीति काल के, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, क्षण विशेष क्या क्या जो घटनाएं थी, कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण रही। अगर हम बात करें अपने आधुनिक काल की तो आधुनिक काल में देखिए जब शुरुआत हुई थी आधुनिक काल की तो ब्रिटिश शासन था अपने भारत पर, है ना। तो उस समय जो अत्याचार हुए, कितने आंदोलन हुए, है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन से जो क्षण है वो महत्वपूर्ण हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है जब साहित्य में घटित होती हैं तो वो किस पद्धति को दर्शाती हैं, विधेयवाद पद्धति को। आप देखिए जो रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है, रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो क्या है आपकी विधेयवाद पद्धति से ही संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको एक पृष्ठभूमि बनाई है हिंदी साहित्य का इतिहास, कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा जाता है, किन पद्धतियों में लिखा जाता है, तो कैसे हिंदी की उत्पत्ति हुई, है ना, कि किसने पहले हिंदी साहित्य पर अपना जो दृष्टिकोण है उसे साझा किया, उसे लिखा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हिंदी के कौन कौन से कवि हैं। देखिए आपको सिर्फ कुछ कवि ही पता हैं जिनके नाम पुस्तकों में मिलते हैं, ऐसे ना जाने कितने अज्ञात कवि हैं। बात करें आदिकाल की, बात करें भक्ति काल की, बात करें रीति काल की, बात करें आदिकाल से पहले के काल की, तो ऐसे ना जाने कितने ही कवि लेखक हैं जिनके नाम हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन वो क्या है उत्कृष्ट कोटि के कवि हैं, है ना। ये कुछ चीज़ें छुप के रह जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि जब हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या है वहाँ की पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए कि हिंदी साहित्य में जब इतिहास लेखन पद्धति का आरंभ हुआ तो 4 पद्धतियाँ देखने को मिलती हैं। पहली है आपकी वर्णानुक्रम पद्धति, जिसमें हमें सदा तासी का काव्य संग्रह देखने को मिलता है। वहीं शिव सिंह सेंगर ने क्या है इसी क्रम के अनुसार क्या अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। दूसरी पद्धति हमने बताई कालानुक्रमी पद्धति, यानी कि इसमें जन्म काल के आधार पर क्या है कवियों का वर्गीकरण किया गया।
तो इसमें देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ को लिखा इस पद्धति के आधार पर। तीसरी वैज्ञानिक, जिसमें जो भी प्रक्रिया थी वैज्ञानिक रूप से चली, लेकिन सबसे बड़ी कमी देखिए वैज्ञानिक पद्धति में भी ये रही कि इन्होंने क्या है, क्षण विशेष को महत्व नहीं दिया है। वहीं अगली जो हमारी पद्धति है विधेयवाद पद्धति, तो देखिए सबसे पहली बात, विधेयवाद पद्धति की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच से हुई है ना, फ्रांस से हुई है। और किसने की है, आपके फ्रेंच कवि या विद्वान टैन ने। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। जब हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो ये सारी चीज़ें रखेंगे। अभी तो हम आपको सिर्फ मोटा मोटा ही बता दे रहे हैं, ताकि क्या है आपके दिमाग में एक जो पृष्ठभूमि है हिंदी साहित्य के इतिहास की पद्धतियों की, तो वो बन जाए, ताकि जब हम आगे आपको इतिहास ग्रंथ कराएं तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो देखिए विधेयवाद में जाति, वातावरण और क्षण विशेष को ध्यान में रखते हुए रचनाएं की गई, जिसमें आपके कौन आते हैं, रामचंद्र शुक्ल। इनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो इसी पद्धति के आधार पर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, सबसे पहले क्या है, हमें इसकी पद्धतियों के विषय में पता होना चाहिए। पद्धति मैंने आपको बता दी। अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या है, हमें साहित्य इतिहास की लेखन की परंपरा, कि कैसे हिंदी साहित्य में कौन सा ग्रंथ पहले लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया, कितने खंडों में लिखा गया, कितने संस्करणों में वर्गीत हुआ, क्या क्या विशेषताएं रही, तो ये सारी चीज़ें क्या है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, एक तरफ क्या है आपके हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ हैं, दूसरी तरफ क्या है रचनाकार हैं जिन्होंने इनकी रचना की है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ग्रंथ है, इस्तवार द लो लिटरेचरे हिंदुस्तानी। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, गारसादा तासी। देखिए हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ, याद रखेंगे, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है ये। ठीक है, और विडंबना देखिए कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसी फ्रेंच विद्वान ने लिखा। ठीक है, ओके, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अब बात करें कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, एक एक चीज ध्यान से देखेंगे। देखिए जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है, और आपने पढ़ा भी होगा कि क्वेश्चन हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा से बनते ही बनते हैं, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, चाहे कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके पीएचडी एंट्रेंस का कोई एग्ज़ाम हो, उसमें क्या है आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो बात करें इस्तवार द लॉ लिटरेचरी एंड ए हिंदुस्तानी, इसके राइटर कौन है, गारसादा तासी है। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, याद रखेंगे फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बात करें कि इसके संस्करण की, तो देखिए इसके 2 संस्करण देखने को मिलते हैं। कितने संस्करण, 2। तो सबसे पहला जो संस्करण है वो कब प्रकाशित हुआ, इसके देखिए पहले संस्करण के भी देखिए 2 भाग प्रकाशित हुए। कौन कौन से, एक तो हुआ था सन 1839 में, दूसरा हुआ था 1847 ईस्वी में। ठीक, ये तो हो गया हमारा पहला संस्करण। ठीक है, अब हम दूसरे संस्करण की बात करें तो दूसरे संस्करण में देखिए 3 खंड कर दिए गए, याद रखेंगे 3 खंड। ठीक है, तो इनका प्रकाशन कब हुआ था, सन 1871 में। ठीक, आपने एक चीज समझी कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए। पहला संस्करण क्या है 1839 में हुआ, दूसरा संस्करण क्या है 1847 में प्रकाशन में आया। इसके बाद जब दूसरे संस्करण की बारी आई तो देखिए दूसरे संस्करण में भी देखिए 3 भाग कर दिए गए, तो इनका प्रकाशन कब हुआ 1871 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं कि जब गारसादा तासी ने फ्रेंच भाषा में इसे लिख दिया तो इसका हिंदी अनुवाद किस भारतीय विद्वान ने किया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बनेगा यहाँ से। तो बात करें हिंदी विद्वान की, जिनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। देखिए इन्होंने क्या है गारसादा तासी द्वारा लिखे गए ग्रंथ इस्तवार द लॉ लिटरेचरी हिंदुस्तानी, ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद किया।
ठीक है, क्या नाम है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और किस नाम से किया, इसको भी देख लेते हैं। तो किस नाम से किया है इन्होंने, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास कब प्रकाशन हुआ, आपको प्रकाशन भी याद रखना है, कब हुआ है, 1952 में। देखिए आपको सिर्फ एक शीर्षक से ही काफी सारे क्वेश्चन आपके बन गए। पहला तो यही कि इस्तवाद ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी के राइटर कौन है, गासादातासी, ये किस भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। दूसरा ये कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ ये है, इसके 2 संस्करण प्रकाशन में आए, पहले संस्करण के 2 भाग हुए, दूसरे संस्करण के 3 भाग हुए। बात करें कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो इसका हिंदी अनुवाद जो है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। कब किया, 1952 में। समझ आ रही है बात। अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु पर। अब देखिए अगला जो हमारा इतिहास ग्रंथ है कौन सा है, भाषा काव्य संग्रह, ठीक है। इसके राइटर कौन है, महेश दत्त शुक्ल, ठीक। बात करें भाषा काव्य संग्रह की, तो ये हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है, याद रखेंगे, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। गासादातासी का जो ग्रंथ था वो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है, वो किसी और भाषा में यानी कि वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया, ठीक है। अगर बात करें कि अपनी हिंदी भाषा में पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया, तो भाषा काव्य संग्रह लिखा गया, ठीक। दूसरा ये कि जो भाषा काव्य संग्रह है इसका प्रकाशन किस प्रेस के द्वारा हुआ, एक क्वेश्चन पूछा गया है। जब राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका प्रकाशन जो है नवल किशोर प्रेस, कहां पर है ये, लखनऊ से हुआ, ठीक है। और बात करें हम इसकी समय अवधि की, तो 1873 ईस्वी, 1873 ईस्वी, ठीक है। अब चलते हैं अगला। तो अगला जो है शिव सिंह सरोज। तो देखिए शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन है 1883 में हुआ, ठीक है। वहीं बात करें कि देखिए इसका भी जो प्रकाशन है नवल किशोर प्रेस के द्वारा ही हुआ, ठीक है। इस ग्रंथ में देखिए 1000 से अधिक कवियों का विवरण दिया गया है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको पद्धति भी मैंने स्टार्टिंग की कि किस में लिखा गया, आपके वर्णानुक्रम पद्धति में, ठीक है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताई कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी में कितने कवियों का वर्णन है, 738 कवियों का वर्णन है, ठीक है। और इसमें से सिर्फ 72 कवि जो हैं वो हिंदी के हैं, आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। तो अगले जो हमारा इतिहास ग्रंथ है वो क्या है, द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो अब इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर कौन है, आपके जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हिंदी साहित्य में जो पहला व्यवस्थित रूप से जो काल विभाजन हुआ वो किसने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, याद रखेंगे, ठीक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ, सन 1888 में, ठीक। इन्होंने क्या है, पहली बार जो कवियों का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया, काल के आधार पर। जैसा मैंने आपको बताया था कालानुक्रम पद्धति, काल के आधार पर इन्होंने विभाजन किया। तो देखिए इनमें इस ग्रंथ में 11 अध्याय हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कितने अध्याय हैं, 11 अध्याय, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कुल कितने कवियों को शामिल किया गया है, तो इसमें देखिए 952 कवियों को शामिल किया गया है, ठीक है। दूसरी बात, जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं इन्होंने भक्ति काल
स्वर्ण युग कहा, स्वर्ण युग। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो किसने कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने। ठीक है, अब हमारा अगला जो बिंदु आ रहा है, जो इतिहास ग्रंथ आ रहा है, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, तो देखिए इसमें मिश्र बंधु विनोद में हमने इसके 4 भाग प्रकाशित हुए। जो पहले 3 भाग हैं वो कब प्रकाशित हुए, 1913 में, और जो चौथा भाग है वो कब प्रकाशित हुआ है, 1934 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें कितने कवियों का वर्णन है, तो इसमें देखिए 4591, कुछ लोग 4599, यानी कि आप समझ लीजिए कि 5000 तक कवियों का क्या है यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु जो ये हैं, ये 3 सगे भाई हैं। ठीक है, अब इनके नाम भी पूछे जाते हैं। देखिए सबसे बड़े भाई का नाम क्या है, गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, पहले हैं गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे जो कौन है, श्याम बिहारी मिश्र। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं श्याम बिहारी मिश्र। ठीक है, और तीसरे कौन है, सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक, चलते हैं आगे। अब दूसरा जो हमारा ग्रंथ आ रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका, तो देखिए बात करें हिंदी साहित्य की भूमिका की, तो इसके राइटर कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर हम बात करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका प्रकाशन कब किया, तो कब हुआ है इसका प्रकाशन, 1940 में। वहीं बात करें हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये रचनाएं पूछी गई हैं और देखिए वही रचनाएं लिखी गई हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो इसके भी राइटर कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका प्रकाशन देखें तो 1952। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए इनकी एक और रचना है, इसका एक और नाम है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य लिख देते हैं, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ठीक है, इसका प्रकाशन भी कब हुआ है, 1952 में। ठीक, तो यहाँ पर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो इतिहास ग्रंथ है, जैसा कि हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई, उसके बाद हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है 1952 का है। ठीक, अब हम बात करें हम अपने अगली रचना की, तो देखिए अगली जो रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो इसका प्रकाशन देखिए 1938 में हुआ, और ये किसकी इतिहास ग्रंथ है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो देखिए इनके जो इतिहास ग्रंथ की जो महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि इन्होंने निर्गुण ज्ञानश्रेयी काव्य धारा को क्या कहा है, संत काव्य कहा है, ध्यान रखेंगे। और वहीं दूसरी ओर निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा को इन्होंने क्या कहा है, सूफी काव्य कहा है। ठीक है, सूफी काव्य कहा है। ठीक, अब बात करें हम हिंदी साहित्य, तो इसके राइटर कौन है, धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, तो इसका संपादन कहें या प्रकाशन कहें कब हुआ है, 1933 में। ठीक है, अब बात करें हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, तो देखिए हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है इसका प्रकाशन 1961 में हुआ। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ, नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ। दूसरी बात इसमें क्या है, ये 16 भागों में विभाजित है, और इसमें आपको भाषाओं का भी विभाजन देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब बात करें हम हिंदी काव्य धारा की, तो हिंदी काव्य धारा का प्रकाशन कब हुआ है, 1944 में। इसके का राइटर कौन है, इसके राइटर कौन है, राहुल सांकृत्याय। ठीक है, चलते हैं आगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास की हम बात करें तो एक तो लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, और दूसरा किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। तो डॉक्टर नगेंद्र ने 1973 में क्या इसका संपादन किया। बात करें हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है, तो इसके जो
राइटर हैं या संपादक हैं कौन हैं? गणपति चंद्र गुप्त। प्रकाशन देख लें तो 1965 ईस्वी। ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा इस इतिहास ग्रंथ की रचना की गई। इसका जो टाइम पीरियड है क्या है? 1960 ईस्वी। ठीक है। वहीं बात करें हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो देखिए हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास है इस इतिहास ग्रंथ के राइटर कौन है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगर हम सन की बात करें तो 1986। देखिए आपको सन भी याद रखनी है, कभी कभी क्या होता है सन पूछ लिया जाता है ना। अब हम बात करें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, महत्वपूर्ण रचना है, ये कई बार पूछी गई है। तो इसके संपादक कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। ठीक है। तो इसका संपादन कब हुआ है? हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास का 1996 में। ठीक है। वहीं हम बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है। तो इसमें किन्होंने इस रचना का संपादन किया है? नलिन विलोचन शर्मा का। महत्वपूर्ण है ये रचना। नलिन विलोचन शर्मा कब किया? 1960 में। ठीक है। चलते हैं आगे। रीति काव्य की भूमिका, तो देखिए रीति काव्य की भूमिका के जो संपादक हैं या राइटर हैं, ये रचना कई बार पूछी गई है। तो इसके जो राइटर कौन है? नगेंद्र हैं। ठीक। कब हुई इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ आपके? 1949 में। ठीक है। वहीं बात करें हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, तो इस इतिहास ग्रंथ के प्रवर्तक कौन है या लिखने वाले कौन है? तो कौन है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र। डॉक्टर भागीरथ मिश्र। ठीक है। अब बात करें हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ, हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ, तो इसके राइटर कौन है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है। वहीं बात करें हम हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, देखिए ये रचना भी काफ़ी बार पूछी गई है इतिहास लेखन से, तो इसके भी जो राइटर हैं कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, तो ये रचना किसकी है? अज्ञे की है। हिंदी भाषा का विकास, महत्वपूर्ण, 1924। किसकी है ये? श्याम सुंदर दास की है। ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए अब जो आ रहा है हिंदी भाषा और साहित्य, किसकी रचना है ये? श्याम सुंदर दास की। किसकी है ये रचना? श्याम सुंदर दास की। ठीक है। अब प्रकाशन वर्ष देख लें 1930। वहीं बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल, देखिए इनका जो उपनाम है रसाल है, याद रखेंगे अगर पूछ लिया जाए कि रसाल किस विद्वान का उपनाम है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल क्या है? इनका नाम है। ठीक। अगर इनके इतिहास ग्रंथ के टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1931 ईस्वी। ठीक है। अब बात करें हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है ये? डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री का। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री का। ठीक। बात करें स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, देखिए ये पूछा गया है, कन्फ्यूजन यहीं पे होती है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो इसमें किसने ये संपादित किया? एडिसन ग्रीव ने। वहीं बात करें अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो FEKE ने। ठीक है। क्योंकि ये रचना काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है 1917 है। वहीं बात करें अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 1922 ईस्वी है। समझ आ रही है आपको बात? वहीं देखिए जब हमने आपको हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास बताया तो उसमें टाइम पीरियड भूल गए, तो बता देते हैं आपको फिर से कि इसका टाइम पीरियड देखिए 1930 है। किसने इस इतिहास ग्रंथ का संपादन किया? किसने किया? डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री ने, या ये इनकी रचना है। बात करें हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास,
महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, तो ये रचना किसकी है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए आगे सबसे पहले आ रहा है हमारा ब्रजमाधुरी सार, महत्वपूर्ण रचना। ये पूछी है ये कई बार कि ब्रजमाधुरी सार किसकी रचना है? वियोगी हरि की। टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए 1923 ईस्वी। वहीं बात करें कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1928 में क्या ये रचना प्रकाशन में आई। हिंदी साहित्य विमर्श, महत्वपूर्ण, ये कई बार पूछी गई है यूजीसी नेट में। हिंदी साहित्य विमर्श के रचनाकार कौन हैं? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो अगर इसके संपादन की हम बात करें तो 1923 में इसका संपादन हुआ। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण रचना मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। देखिए कभी कभी हमें क्या लगता है, अगर कोई इंग्लिश का शब्द आता है तो हम ये सोच लेते हैं कि इसके जो राइटर हैं या संपादक हैं वो कोई पाश्चात्य विद्वान ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करें मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसके संपादक कौन है? इंद्रनाथ मदान हैं। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1939 में क्या इसे प्रकाशित किया गया। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो इसे किसने प्रकाशित किया है? सुमन राजे ने, या फिर कहीं लिखा है, और टाइम पीरियड बता दें 2003 में। ठीक है, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, तो ये 2004 में इसे प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? संपादक नीलाभ के द्वारा। ठीक, इसके बाद देखिए एक दो रचनाएं जो रह रही हैं वो हम आपको यहाँ पर लिख के बता देते हैं। तो अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण रचना है, आप याद रखेंगे, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ओझल नारी इतिहास। ठीक है, प्रकाशन कब हुआ? 2012 में। किसने किया? नीरजा माधव ने, नीरजा माधव ने। ठीक है भाई, एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कौन सा है वो ग्रंथ? साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। ठीक है, तो इसका प्रकाशन देखिए 1981 में देखने को मिल रहा है, और किसने किया है? मैनेजर पांडे ने। ठीक है, ये इनकी रचना है। ठीक, समझ आ रहा है आपको? दूसरा अगर हम बात करें, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ठीक है, बात करें हिंदी साहित्य के सरल इतिहास की, तो इसका प्रकाशन देखिए 1985 में हुआ, और किसने किया है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। किसने किया है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। ठीक, एक और हमारी जो रचना थी, मेन रचना, वो शायद उसमें लिख नहीं पाए हम, कि हिंदी साहित्य का इतिहास। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र का पढ़ लिया, ठीक है, राम शंकर शुक्ल रसाल का पढ़ लिया, लेकिन जो मेन चीज़ है उन सभी से पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसका प्रकाशन देखिए कब हुआ है? 1929 में। ठीक है, और किसने किया है? किसकी रचना है ये? रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का ये जो ग्रंथ है, ये हिंदी साहित्य की एक अनमोल निधि है, क्योंकि इन्होंने देखिए कई ग्रंथों में से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको खोजा है, और वर्गीकरण एक सुनिश्चित रूप में किया है। ठीक है, सबसे मेन बात यह है कि इन्होंने विधेयवाद पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें मैंने आपको बताया अभी कि जहाँ जाति, वातावरण, क्षण विशेष आदि सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई रचना की जाती है, ठीक है, तो वो सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। इसीलिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है उसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी
जो भी इतिहास ग्रंथ थे उनको पढ़ा। देखिए हम इसमें क्वेश्चन भी आपको करा सकते थे, जैसा कि ये प्रैक्टिस सीरीज़ है, लेकिन इतनी सारी रचनाओं को क्वेश्चंस में लाना, ठीक है, और वो भी एक क्लास में कराना बड़ा टास्क हो जाता। तो देखिए इसीलिए क्या है, जितने भी हमने 32 रचनाएं बताई हैं आपको, और भी जो प्लस रचनाएं हैं जो अदर से हमने अभी आपको बताई हैं, ये सभी वो रचनाएं रखी गई हैं जो आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमने जितनी भी रचनाएं आपको बताई उसमें क्या 3-3 4-4 क्वेश्चन आपको इसमें ऐड हुए मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी समझ सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या कि आज हमने इसमें आपको हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ बताए हैं। आगे क्या है, कैसे काल विभाजन हुआ, कैसे इनका नामकरण हुआ, उसके संबंध में भी वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। फिर धीमे धीमे क्या है आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, जैसा कि हमारा जो थीम है क्वेश्चंस कराने का। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि हमें एक बेस भी तैयार करना है, ठीक है। जहाँ हमें लगता है कि क्वेश्चन ठीक रहेंगे वहाँ क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, और जहाँ लगता है कि थोड़ा थ्योरी में देना पड़ेगा, है ना, तो थ्योरी में भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उस चीज़ पर हम देखेंगे और आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराएंगे। बाकी अगर आपको हमारी क्लासेस से कोई फ़ायदा मिल रहा है तो उसके विषय में भी बताएं, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहें अपने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।